बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का ग्रेविटेशन फील्ड का, लेकिन इस टॉपिक को हम थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से ना एक दो बातें करना चाहता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये हो गया। मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ, और उसमें क्या चीज़ है, उनमें वो मेन जिक्र मैं करूँगा कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। ठीक है, यहाँ पर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर आपको शायद ना नजर आए या शायद ना हो, क्योंकि मुझे अभी तक जहन में नहीं आ रहा कि मैंने इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में देखी या नहीं देखी। मुझे ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, और आपने क्या करना है, ये सारा रास्ता है, ये सीढ़ियां समझ लें, कुछ भी समझ लें, और आपने इसको अगर यहाँ से इस जगह तक लाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ऐसे ही होगा ना। अब अगर आप इस साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स को एफ कर दें, और वो फोर्स आप हाथ के जरिए अप्लाई करें, तो जरूरी होगा, ये बात लाजमी होगी, इस बात के बगैर गुजारा नहीं होगा कि आप अपने हाथ से या उस चीज से जिससे इसके ऊपर फोर्स लगानी है, आप इस बॉक्स को क्या करें, टच करें या इसके कांटेक्ट में आ जाएं। ठीक है, तो इस फोर्स के लिए दोनों चीजों का आपस में कांटेक्ट होना क्या है, जरूरी है। लेकिन अगर मैंने इसी बॉक्स को किसी तरीके से मैं लिफ्ट करके हवा में ले जाऊं, और वहां से इसे धक्का ना दूं, बल्कि इसको छोड़ दूं, तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आएगा। अब वो नीचे की तरफ जब आएगा, तो उसे कोई ना कोई फोर्स क्या कर रही है, उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। और वो फोर्स कहाँ है भला? वो फोर्स जमीन के अंदर से पैदा हो रही है, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए क्या उस जमीन का और इस बॉडी का आपस में टच होना जरूरी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए इस बॉक्स का और जमीन का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है, जुड़ा हुआ होना जरूरी है। कैसे? ये रजिस्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, या जमीन पे, मैं नहीं रखना चाह रहा, अल्लाह का नाम लिखा होगा इस पे। अगर ये जमीन पे पड़ा हुआ है, तो इसमें अंदर तो मूवमेंट ही नहीं है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो लग रही है। ठीक है, अब मैं अगर इसे यहां से छोड़ता हूं, तो क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके साथ, यानी जमीन इसके साथ टच तो नहीं हो रही ना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाने के लिए। तो ये ऐसी फोर्स है जिसके लिए दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसी तरह एक आसान एग्जांपल ले लेते हैं, आसान बाद में देनी चाहिए ताकि मुश्किल कॉन्सेप्ट आसान हो जाए। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास दो मकनातीस हैं, एक का आपके पास फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, और दूसरी साइड पर आप दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेते हैं, तो क्या होता है कि ये इसकी तरफ खिंचता है, ये इसकी तरफ खिंचता है। ऐसे ही है ना। और यूं भी हम कह सकते हैं कि एस को एन अपनी तरफ खींच रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि एन को एस अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या एस ने जब एन को खींचा, तो एन को हाथ लगाया? नहीं लगाया ना। तो ये वाली मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गई? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गई। ऐसी फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट्स का आपस में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, रियल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, उसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। और जिसमें रियल कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे। अब हम समझते हैं इसको, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बात की कि अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करती है। अब अगर आप चले मैग्नेट पे वापस चलते हैं, अगर आप क्या करते हैं, हम लोगों को कहीं से मैग्नेट मिल जाता था, बल्कि हमारे जमाने में ना गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज आती थी, तो हम उसका बकायदा मैग्नेट निकालते थे। या अगर कहीं पे रेडियो या कोई टेप या कोई स्पीकर खराब होता था, उसको तोड़ फोड़ करके उसके अंदर से मैग्नेट निकाला जाता था, ताकि हमारे पास वो मैग्नेट आ जाए और हम उससे खेल सकें। फिर हम क्या करते थे कि उसे किसी लोहे के साथ टच करके ऑब्जर्व करते थे कि क्या हो रहा है, और इस तरह के और भी छोटे छोटे खेलते। तो खैर, कहने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, तो उसके करीब आप क्या लेके आते हैं? उसके करीब आप एक स्टील लोहे का कील लेके आते हैं। तो वो लोहे का कील क्या होगा? अगर फर्ज करें आप इसके यहाँ पर लोहे का कील रखते हैं, तो क्या वो मैग्नेट की तरफ खींचेगा? मैग्नेट के करीब लोहे का कील है, वो लोहे के मैग्नेट की तरफ नहीं खींचेगा। फिलहाल मैं इसे नजदीक ही रखा हुआ है।
ठीक है, दोनों एक दूसरे के यानी मैग्नेट की तरफ लोहे का कील खींचेगा। अगर मैं इसे थोड़ा दूर रख दूं तो फिर आसानी से नहीं लेकिन खींचेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप इतनी दूर ले जाएंगे कि वो उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा, क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही हो गया ना। तो इसी तरह जब अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है तो उसके इर्द गिर्द जिस जगह पर वो फोर्स एक्ट कर सकती है उस जगह को, उस रीजन को हम नाम देते हैं किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड का। और ये ऑल अराउंड द अर्थ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ठीक है। पहली बात मैंने की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फिर उससे आगे चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब ये अच्छा, इस फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए या बेशक दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट इन कांटेक्ट हो या ना हो तब भी ये एक्ट कर रही होती है, तो इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि नजदीक होगी चीज तो ज्यादा फोर्स से खिंचेगी, दूर होगी तो कम फोर्स से खींचेगी। अब इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट स्पेस में जा रहा है तो वो जब दूर जाता रहेगा इधर आ जाएगा जहां पे ये ब्लैक डॉट है। पहले वो कहां पे था, पहले वो यहाँ पे था, ये ब्लू डॉट पे या ब्लू लाइन के ऊपर। तो जब वो ब्लैक डॉट पर है तो उसकी जो फील्ड है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो चुकी होगी, रिड्यूस हो चुकी होगी। ऐसे ही है ना। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, या जो जिस ताकत से वो किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है या जो फोर्स की ताकत है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। सही है। तो ये बेसिकली मेजरमेंट है कि जिसके जरिए आप पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करते हैं। किसी भी वैल्यू अच्छा, किसी भी पॉइंट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है या स्मॉल जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि उसका फासला जमीन से कितना है। आमतौर पे सरफेस के ऊपर, हम लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल्स में भी किया था कि अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के करीब है तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम होगी। सही है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगले टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से एक बात और पूछूंगा और ये टॉपिक फिर क्लोज करता हूँ इंशाल्लाह। वो क्या है, वो ये कि आप लोगों ने स्मॉल जी देखा देखा हुआ है ना, और कैपिटल जी भी देखा हुआ है ABC के अलावा फिजिक्स में, देखा हुआ है ना। इन दोनों में क्या फर्क है? बड़ा एक जी, बड़ा है एक छोटा है। वाह हुसैन, वो ग्राम है, वो ग्रेविटी, वो जो एक्सेलरेशन का आपने कुछ बताया था। बोले नाम बोले जरा, स्मॉल जी का एक्चुअल नाम ले लें, आपको फर्क पता चल जाएगा। स्मॉल जी जब भी मैं कराता था मैं उसको एक नाम देता था। मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन कराई थी, उसके बाद मैंने जब स्मॉल जी उसमें इंट्रोड्यूस कराया था तो उसे एक नाम दिया था। मैंने उसको नाम दिया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ठीक है, और उसकी वैल्यू 9.8 लेते थे हमने, सिंप्लिसिटी के लिए ली थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ठीक है, और जो कैपिटल जी है ये क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ा, ये क्या था, ये कैपिटल जी क्या था, 6.673। हाँ ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू अभी हुसैन बता रहा था। हुसैन क्या थी, 6.673 बाय 10 रेज़ टू पावर -11, और यूनिट्स क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर किलोग्राम भी कुछ था। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। और मैं आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं है, ऐसे यूनिट्स भी जब कराए 2-3 दफा, हर दफा कहता था कि जो सिंबल स्मॉल है वो स्मॉल लिखना है, जो कैपिटल है वो कैपिटल लिखना है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है चीज की वैल्यू के ऊपर, खास तौर पे फिजिक्स के ऊपर के अंदर।
ठीक है, तो इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया। यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन देखी, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देखी, फील्ड फोर्स की डेफिनेशन देखी, कॉन्टेक्ट फोर्स का पता चला, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का पता चला, और क्या पता चला, और ये पता चला कि अर्थ की सरफेस के करीब कैपिटल जी की वैल्यू या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सही है। तो ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, वक्त गुजरा, जलजला या क़यामत ना आई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे, अर्थ का, जमीन का जो मास है वो कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली होगा, हम कोई तराजू यकीनन नहीं लाएंगे कैलकुलेट करने के लिए कि जिसके ऊपर जमीन को रख के उसका वजन कर सके। हम उसका एक सिर्फ रफ एस्टिमेट करेंगे और वो एक्चुअल ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे उसको। ठीक है, जी सर। इमन हुसैन।